हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैंटीज क्लासेस। तो आज हम क्लास 12th की अरिहंत की पॉलिटिकल साइंस का सैम्पल पेपर 2 डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे एमसीक्यू की वीडियो सीरीज चल रही है। ये सैम्पल पेपर 2 के एमसीक्यूज हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है, द प्लानिंग कमीशन बिकम इनएफेक्टिव एंड इररिलेवेंट इन द 21st सेंचुरी इन द टर्म्स ऑफ। तो इसमें आंसर होगा आपका कोपिंग विद द प्रेजेंट चैलेंजेस ऑफ द डेवलपमेंट, यानी आंसर बी। क्यों? क्योंकि अभी जो है वो नीति आयोग ने इसको रिप्लेस कर दिया है। तो नीति आयोग जो है ये एक थिंक टैंक की तरह काम कर रही है। प्लानिंग कमीशंस में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो इसलिए क्या है, नरेंद्र मोदी जी ने इसको रिप्लेस कर दिया है बाय द नीति आयोग। ठीक है, तो ये कब है? 2014 से स्टार्ट हुआ है ये, क्योंकि इसमें क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स थी, जैसे इनएडुकेट कैपेसिटी थी प्लानिंग कमीशन की, है ना, वीक नेटवर्क था थिंक टैंक का, और ये थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन जो लैंड रिफॉर्म्स होते हैं उसको भी ये नहीं कर पा रहा था। तो इसीलिए क्या है, नीति आयोग को लेकर आए हैं नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स पॉलिसीज ऑफ द पेरेस्ट्रोइका, रिकंस्ट्रक्टिंग एंड ग्लासनोस्ट ओपननेस। तो ये चीज़ किसने डिस्कस की थी? ये मिखाइल गोर्बाचेव ने की थी। ये वर्ल्ड पॉलिटी का जो चैप्टर 1 है वहाँ पे मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में बताया गया है। तो ये लास्ट प्रेसिडेंट रहते हैं यूएसएसआर के। उसके बाद जो है बोरिस येल्त्सिन जो है ये रशिया के नए प्रेसिडेंट बनते हैं जब इसका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये मैच द फॉलोइंग है। यहाँ पे लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। तो सबसे पहला है आपका अंटार्कटिक ट्रीटी। ये साइन हुई थी 1959 में। यहाँ पे क्या हुआ था इस ट्रीटी में, जैसे जो न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं, न्यूक्लियर जो परमाणु परीक्षण होते हैं, इनको क्या है, फ्री रखा जाएगा, अंटार्कटिक को फ्री रखा जाएगा, क्योंकि और जितने भी रेडियो एक्टिव वेस्ट है ना, उससे भी इसको फ्री रखा जाएगा। तो यहाँ पे क्या, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन जो है ये फैलता जा रहा था, तो इसलिए यहाँ पे ये ट्रीटी जो है साइन की गई है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ये आपका ओजोन लेयर जो डिप्लीट हो रही थी ना, जो अंटार्कटिक ट्रीटी पे हमें एक होल देखने को मिला है, तो उसके लिए यहाँ पे साइन हुई थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे क्या है, ओजोन लेयर को सेव करने की बात की गई थी। तो ये जो ट्रीटी ये कब साइन हुई है? ये हुई है 1987 में। और मॉन्ट्रियल कहाँ पे है? ये कनाडा में पड़ता है। और क्योटो प्रोटोकॉल ये जो है ये जापान में हुआ था। यहाँ पे इसका जो प्रोटोकॉल है ये साइन हुआ था 1992, एक्चुअली 1997 में हुआ था। ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है, तो आप इसको करेक्ट कर लेना। 1997 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 11 दिसंबर को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है अंटार्कटिक एनवायरनमेंटल प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे ये जो है मैड्रिड में साइन हुई थी स्पेन में। तो ये 1991 में साइन हुई थी। तो ये जो चारों ट्रीटीज़ हैं ये इनके ईयर दे रखे हैं, तो आपको इससे मैच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड द सिंडिकेट ग्रुप। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कांग्रेस की। जब कांग्रेस दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर, तो जो कांग्रेस ओ है ना उसको सिंडिकेट बोला जाता था। तो इसके जो प्रेसिडेंट रहे हैं वो कामराज रहे हैं, के कामराज रहे हैं। तो इन्होंने इसको लीड किया था। उसके बाद फिर और लीडर्स आ गए थे, जैसे मोरारजी देसाई वगैरह। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो के कामराज हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर नोन एज द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। तो यहाँ पे थर्ड वर्ल्ड की बात कर रहा है, तो जैसे इसमें आंसर आ जाएगा आपका इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। और भी कंट्रीज हैं, जैसे आपका अफ्रीका है, एशिया है, लैटिन अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, तो इनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बोला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच एरा द कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म। तो कोलिशन मतलब एक तरीके से कंबाइंड गवर्नमेंट जो है ये कब से बननी शुरू हुई थी? ये 1989 से शुरू हो गई थी, लेकिन सबसे स्टार्टिंग में हम देख सकते हैं 1977 से लेके 79 में वहाँ से इसका फॉर्मेशन शुरू हो गया था। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचलित, सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो 1989 से स्टार्ट हुई थी। जैसे नेशनल फ्रंट है, नेशनल फ्रंट जो है ना ये एक बहुत बड़ी कोलिशन बनी थी पॉलिटिकल पार्टीज़ का, जिसको लीड किया गया था जनता दल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग वर नॉट एसोसिएटेड विद द बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बहुजन समाज पार्टी के लीडर्स कौन नहीं रहे हैं? तो बीपी मंडल एंड वीपी सिंह, ये जो दोनों है ना ये मंडल कमीशन से रिलेटेड हैं, तो ये तो नहीं होंगे। कांसीराम जो है इन्होंने इसको फॉर्म किया था। तो कांसीराम की जो सक्सेसर है वो मायावती हैं, जिसको हम बसपा बोलते हैं, यानी बहुजन समाजवादी पार्टी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी बीपी मंडल, एक्चुअली ये मंडल है नॉट मनल, एंड वीपी सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉक थेरेपी इज ए फेनोमेना एसोसिएटेड विद। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा स्टेबलाइजिंग द रशियन करेंसी अगेंस्ट द यूएस डॉलर। तो ये जो शॉक थेरेपी था ये एक तरीके से इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए ही था। तो यहाँ पे जो रशियन करेंसी को मोस्ट स्टेबलाइज करना था अगेंस्ट द यूएस डॉलर। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में कोल्ड वॉर चल रही थी उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एरा ऑफ द कोलिशन विच टाइप ऑफ पार्टीज प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द फॉर्मिंग अ अलायंस। तो ये कौन सा एरा चला था? 1989 वाला ही एरा था, जहाँ पे रीजनल पार्टीज़ जो हैं ये ज़्यादा उभर के आती हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं, और उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया था उस समय पे। ठीक है,
तो उस टाइम पे रीजनल पार्टी हुआ करती थी, जैसे बहुजन समाजवादी पार्टी है, अकाली दल है, ये सारी जो पार्टीज़ हैं इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो पहला हम 10th क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे नीति आयोग एक्ट इज द स्पिरिट ऑफ द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और आर जो इसकी रीजनिंग बता रहा है, इट एंश्योर्स द इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द स्टेट्स इन द कंट्री। तो ये दोनों ही चीज़ सही हैं। तो आज की डेट में नीति आयोग जो है ये बहुत एक्टिव है, ये एक थिंक टैंक मानी जाती है, ये एक एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है, और ये इंश्योर करती है सारे के सारे स्टेट्स को एक इक्वल पार्टिसिपेशन देने के लिए, ठीक है, यानी पूरे कंट्री में सारे स्टेट्स को इक्वल पार्टिसिपेशन मिलेगा। यानी तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी, और सेक्शन ए जो है एमसीक्यू के रूप में इसकी अलग वीडियो मैंने बना रखी है, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। बाकी की इसकी वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे प्लेलिस्ट में डाल दूंगी, तो वहाँ पे जाके आप 1 से लेके और 10 तक के सारे सैम्पल पेपर फुल एक्सप्लेनेशन, पूरे क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, एमसीक्यू भी हैं, पैसेज भी है, और आपका जो मैप है वो भी एक्सप्लेनेशन है, सारी चीज़ें उसमें एक्सप्लेन की गई हैं। तो आप वहाँ पे जाके उसको चेक कर सकते हो, पढ़ सकते हो और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन 13th वाला, व्हाट इज मीन्ड बाय यूनिपोलैरिटी एंड बाइपोलैरिटी। तो यूनि का मतलब होता है 1 एंड बाई का मतलब होता है 2। तो जब पूरा वर्ल्ड जो है वो एक ही पावर के अंडर में रहेगा तो उसको हम यूनिपोलैरिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे यूनिपोलैरिटी जो है ये कब फॉर्म में आया था, जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था। तो यहाँ पे सिर्फ यूएस जो है, जो यूएसए जो है उसी को यहाँ पे पूरी पावर रह गई थी पूरे वर्ल्ड के ऊपर डोमिनेंस दिखाने की, ठीक है। लेकिन उससे पहले जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है पूरा वर्ल्ड, पूरा जो संसार है, एक तरीके से पूरी जो दुनिया है वो 2 ध्रुव में बट जाती है, 2 पावर्स में बट जाती है, और उसी को हम बोलते हैं बाइपोलैरिटी। तो जब एक ही पावर खत्म हो गई तो जो दूसरी पावर है वही सारे वर्ल्ड को क्या करेगी, डोमिनेट करेगी, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि यूनिपोलर का मतलब होता है कि जहां पे सिर्फ एक मेजर पावर जो है वो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर रही है, जैसे कि यूएस की पावर। और यहाँ पे बाइपोलैरिटी हो गया कि जैसे पहले यूएस और यूएसएसआर 2 थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, डिसइंटीग्रेशन के बाद इसकी पावर खत्म हो जाती है और वर्ल्ड जो है वो सिर्फ यूनिपोलर रह जाता है, ठीक है। तो आप ये यहाँ पे डाल देना, इसकी दोनों की डेफिनेशन दे रखी है। उसके बाद 14th क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, द सोवियत इकोनॉमी वाज मोर डेवलप्ड देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर द यूएस एंड after the end of Second World War, substantiate the statement with any one example। तो यहाँ पे बता रहा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो सोवियत इकोनॉमी थी ना वो कैसे इस तरीके से डेवलप्ड थी, क्या उसके पास था, ये सारी चीज़ें पूछ रहा है। लेकिन बाद में हमने क्या देखा, 1991 में वो डिसइंटीग्रेट भी हो जाता है, लेकिन उससे पहले ये बहुत अच्छी एक इकोनॉमी रखता था। यूएसएसआर जो है 15 देशों का पूरा समूह था, तो उसके बारे में यहाँ पे बोल रहा है कि भाई उसके पास जो है वो ऑयल के, आयरन के एंड स्टील के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है ना। ये जो आपके मेटल्स एंड मिनरल्स है ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते थे, और एनर्जी रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा था उसके पास, ठीक है। और ये पिन से लेकर कार तक की चीज़ों को प्रोड्यूस करता था। तो इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो सोवियत इकोनॉमी थी ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थी, ठीक है। उसके बाद 15th क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, साउथ एशिया स्टैंड फॉर डाइवर्सिटी इन एवरी सेंस एंड येट कॉन्स्टिट्यूट वन जियोपॉलिटिकल स्पेस, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, गिव 2 रीजंस फॉर योर आंसर। तो साउथ एशिया के बारे में बात कर रहा है, जहां पे हमारा इंडिया भी आता है, यानी सार्क कंट्रीज के बारे में पूछ रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि साउथ एशिया जो है इसमें इतनी डाइवर्सिटी पाई जाती है, और ये एक तरीके से जियोपॉलिटिकल स्पेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है। तो ऐसा क्या है साउथ एशिया के कंट्रीज में, ठीक है। तो क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे डाइवर्सिटी के रूप में, तो जियोपॉलिटिकल जो है आपका जो ज्योग्राफी इसका एरिया है ना, तो यहाँ पे एक साइड में हिमालय है, दूसरे साइड में क्या है, आप साउथ की तरफ जाओगे तो यहाँ पे इंडियन ओशन पड़ता है, ठीक है, अरेबियन सी पड़ता है, बे ऑफ बंगाल पड़ता है। तो हमारा जो भारत है वो पूरा एक पेनिनसुलर रीजन है, जहाँ पे क्या है 3 साइड में इसके पानी है और एक साइड में लैंड है। तो जो लैंड है ना वहीं पे हिमालयास मौजूद है, ठीक है ना। तो उसी के सराउंडिंग्स में यहाँ पे जो कंट्री बसे हुए हैं तो वो साउथ एशिया के अंडर में आते हैं, ओके। तो ये जो रीजन है ये काफ़ी ज़्यादा एक डाइवर्सिटी से भरा हुआ है, और आप अपने ही कंट्री में देख सकते हो कि कितनी तरीके की डाइवर्सिटी जो है हमारे देश में मिलती है, ठीक है। तो आप ये डाल देना, लिंग्विस्टिक बेस की डाइवर्सिटी है, सोशली है, कल्चरली है ना, ये सारी चीज़ें आप डाल देना। उसके बाद 16th क्वेश्चन देखेंगे, एसेस द रोल प्लेड बी डिफेक्शन ऑन द इंडियन पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर डिफेक्शन की बात कर रहा है, यानी दल बदल,
ठीक है ना। तो दल बदल मतलब जब कोई नेता दूसरी पार्टी में चला जाता है, अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो उसको हम डिफेक्शन बोलते हैं। तो ये 1967 के बाद से देखने को मिला था। तो ये एक तरीके से क्या है भाई, ऐसे पता है फिर बाद में क्या किया था, बहुत पॉलिटिकल लीडर्स ने ऐसा गेम सा बना लिया था कि भाई ये इस दल से निकल के उस दल में चले जाते हैं। तो इसी डिफेक्शन को रोकने के लिए एक एंटी डिफेक्शन लॉ भी लाया गया था, ठीक है ना, ताकि मतलब इजीली इस तरीके से न कर सकें, दल बदल न कर सकें, ठीक। और शेड्यूल 10 में जो है इसके बारे में डिफाइन भी कर रखा है कि डिफेक्शन क्या होता है, यानी दल बदलू क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कि हमने डिफेक्शन के रूप में एक एग्जांपल देखा था, आया राम गया राम, है ना, हरियाणा के जो एमएलए थे, तो उसी के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि किस तरीके से जो एक पॉलिटिकल लीडर है वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चले जाते हैं, ठीक है। उसके नेक्स्ट आते हैं हम 17th क्वेश्चन में, व्हाट इज आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन। तो आनंदपुर साहिब जो है एक प्लेस है जो पंजाब में है, ये रूपनगर जिले में स्थित है ये एरिया। ये बहुत ही ज़्यादा सैक्रेड प्लेस है जो सिख कम्युनिटी के जो लोग होते हैं उनके लिए। यहाँ पे तेग बहादुर जी और ये क्या नाम है इनका, गुरु गोविंद जी जो है यहाँ पे रहे थे अपने एंड टाइम पे। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक ऐतिहासिक प्लेस हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास हुआ था, तो ये अकाली दल के द्वारा पास हुआ था। और इन्होंने क्या किया था, जैसे जम्मू कश्मीर में नहीं था कि बस आप 3 चीज़ें जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होंगी, बाकी का सारा उनकी खुद ऑटोनॉमी पावर के अंडर में ही रहेगा सारी चीज़ें। तो ऐसे ही इन्होंने बोल रखा था कि भाई आप जो है फॉरेन अफेयर्स है ना, आप जो कम्युनिकेशन है, फॉरेन अफेयर्स है, मिलिट्री है, ये सारी चीज़ों में हस्तक्षेप कर सकते हो, लेकिन बाकी जो ऑटोनॉमी पावर होगी ना वो सिर्फ हमारे लिए होगी, यानी हमारी स्वायत्ता वहाँ पे होगी। और ऐसे करके इन्होंने यहाँ पे खालिस्तान की भी डिमांड रखी थी। तो अपना इनको अलग ही फेडरलिज्म चाहिए था, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे एक रेजोल्यूशन निकाला गया था 1973 में, क्योंकि ये चाहते थे कि हम जो हिंदू समुदाय से अलग हो जाएं और हम जो सिख हैं वो हिंदुओं के नाम से न जाने जाएं। इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम था इनको, तो यहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास किया गया था। उसके बाद क्या है, 18th क्वेश्चन देखेंगे, विच आर द 2 फॉर्म्स ऑफ कोऑपरेटिव सिक्योरिटी एज पर इट्स ट्रेडिशनल नोशन। ठीक है, तो ट्रेडिशनल नोशन में जैसे आप वॉर को इरेडिकेट कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए कोऑपरेटिव सिक्योरिटी आप क्या बता सकते हो, तो एक बता सकते हो डिसआर्मामेंट, जहाँ पे क्या है आपको वेपन्स नहीं यूज करने हैं, ठीक है ना। तो जैसे बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, केमिकल वेपन्स हैं, तो इनको आपको यूज नहीं करना है। और दूसरी चीज क्या कर सकते हो, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कर सकते हो कि जो भी आपका राइवल कंट्री है, जिसके साथ भी आपकी दुश्मनी है, तो उसके साथ आप अपने आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो और उसके बारे में जान सकते हो कि भाई इसके पास कितने मिलिट्री वेपन्स हैं, कितने सारी चीजें हैं। तो ऐसे करके जब एक दूसरे के बारे में पता रखते हैं तो उसी को हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेक्शन बी कंप्लीट होता है। हम मूव करते हैं सेक्शन सी पे। तो 19th क्वेश्चन देख लेंगे, मेंशन एनी 2 फंक्शंस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, गिव 2 रीजंस व्हाई वीटो पावर ऑफ द परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल कैन नॉट बी अबॉलिश्ड। तो ये बोल रहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल के जो फंक्शंस है उसको आपको मेंशन करना है और क्या रीजन है कि परमानेंट मेंबर्स के पास जो वीटो पावर है ना, जो 5 परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, तो उनके पास जो वीटो पावर है उसको अबॉलिश्ड क्यों नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे इसके फंक्शंस दे रखे हैं स्टूडेंट कि भाई इंटरनेशनली पीस एंड सिक्योरिटी बरकरार रखता है ये पूरे वर्ल्ड के अंदर यूएन, और उसके बाद जो है ये इन्वेस्टिगेट करता है जो भी डिस्प्यूट चल रहे हैं कंट्रीज के बीच में। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके लिए यूएन को बनाया ही गया था कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी कायम रह सके। और यहाँ पे दूसरी चीज़ आती है कि भाई जो वीटो पावर है वो क्यों अबॉलिश नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पे यही है कि अगर कर देंगे तो इन कंट्रीज़ का जो महत्व है ना वो एक तरीके से बहुत कम हो जाएगा और लोग जो है इसमें कम इंटरेस्ट लेंगे। क्योंकि अभी क्या देखो, हमें पता है कि भाई ये जो 5 कंट्रीज़ हैं ये वर्ल्ड की एक पावर है, वर्ल्ड के डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो इनका रुतबा ही अलग है पूरे वर्ल्ड में, है ना, यूएसए, ब्रिटेन, रशिया, लाइक दिस। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर इनकी वीटो पावर खत्म कर देंगे तो ये नॉर्मल कंट्रीज की तरह हो जाएंगे। और उसका सेकेंडली बोल रहा है कि यहाँ पे जो यूएन है ना ये भी इनअफेक्टिव हो जाएगा अगर इनकी वीटो पावर खत्म कर दी जाती है। तो क्योंकि इनअफेक्टिव क्यों हो जाएगा, क्योंकि 1945 से पहले जो लीग ऑफ नेशन था ना वो इसी तरीके से था, विदाउट वीटो पावर चल रहा था। तो उसी के जैसा हिसाब किताब हो जाएगा यहाँ पे अगर यूएन में वीटो पावर को खत्म कर दिया जाएगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये 5 देशों के पास जो है ना वीटो पावर हथियार के रूप में काम करता है, ठीक है। उसको 20th क्वेश्चन देखेंगे, डेमोक्रेसी इज एन एक्सेप्टेड नॉर्म इन द एंटायर रीजन ऑफ साउथ एशिया, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। तो डेमोक्रेसी जो है ये एक इंपॉर्टेंट नॉर्म क्यों है साउथ एशियन कंट्रीज के लिए, तो ये पूछ रहा है, यहाँ पे बताना है। तो जैसे जितने भी सार्क कंट्रीज हैं, जितने भी हमारे कंट्री के, हमारे इंडिया के आसपास जो भी कंट्रीज हैं, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, है ना, और आप यहाँ पे नीचे ले लो बांग्लादेश ले लो, और उसके बाद यहाँ पे मालदीव्स ले लो, श्रीलंका ले लो। तो ये सारे कंट्री जो हैं ये सार्क के मेंबर्स हैं और ये साउथ एशिया में आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई जैसे नेपाल है, नेपाल ने भी एक लंबी लड़ाई लड़ी है डेमोक्रेसी को अपना
बनाने के लिए। पहले वहाँ पे मोनार्की सिस्टम हुआ करता था, फिर किस तरीके से वहाँ पे प्रोटेस्ट होता है लोगों के द्वारा, और फाइनली जो है वो डेमोक्रेसी बन जाती है, डेमोक्रेसी आ जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन इनका बन जाता है। ठीक है, उसके बाद श्रीलंका में भी ऐसे ही होता है, बहुत ही सक्सेसफुली ये लोग इंप्लीमेंट करते हैं डेमोक्रेसी को अपने कंट्री के अंदर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि भाई भूटान जो है, ये देखा जाए तो आज की डेट में मोनार्की डेमोक्रेसी यहाँ पे फॉलो की जाती है। तो कैसे ये मोनार्की से कन्वर्ट हुआ डेमोक्रेसी में, लेकिन फिर भी यहाँ पे मोनार्की सिस्टम तो देखने को मिलता ही है। और मालदीव्स जो है, यहाँ पे सल्तनत चलती थी, तो कैसे यहाँ पे रिपब्लिक आती है और मल्टी पार्टी सिस्टम ये बनाते हैं अपनी कंट्री के अंदर। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये डेमोक्रेसी को क्यों इतना प्रेफरेंस दे रहे हैं, क्यों इतनी प्रायोरिटी दे रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है ये लोगों को इंडिपेंडेंट रखती है। लोग जो है अपने आइडियाज़, अपने शेयरिंग जो है बहुत इजीली कर सकते हैं किसी भी कंट्री में रह के, और बहुत अच्छे से जी सकते हैं। इसीलिए डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो बहुत ही अच्छे माने जाते हैं इसी वजह से। ठीक है, उसके 21 को देख लेते हैं। तो इमरजेंसी अफेक्टेड द पार्टी सिस्टम इन इंडिया, एलॉबरेट योर आंसर विद एग्जाम्पल। तो यहाँ पे इमरजेंसी से रिलेटेड चीज़ पूछ रहा है कि किस तरीके से जो इमरजेंसी है वो अफेक्ट करती है पार्टी सिस्टम को। तो अपने जो आंसर है उसको एलॉबरेट करना है विद एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे इमरजेंसी तो देखो सभी को पता ही है कि भाई ये 1975 में इम्प्लीमेंट करवाई गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा। और पोस्ट इमरजेंसी होने के बाद किस तरीके से जो बैकवर्ड कास्ट हैं उनको प्रायोरिटी मिलने लग जाती है, वो अपने फॉर्म में आते हैं, सरकार बनाते हैं। ये सारी चीज़ें आप इसमें डाल देना, आंसर पूरा गिवन है स्टूडेंट्स। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जो है ये कैसे अपोजिशन में चले जाते हैं इंदिरा गांधी के। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, किस तरीके से इंटरनल इनसिक्योरिटीज़ वगैरह फील हो जाती हैं इंदिरा गांधी को, और उसकी वजह से ये जो है इमरजेंसी घोषित कर देती है। लेकिन ये गलत तरीका था उनका घोषित करने वाला। ठीक है, उसके नेक्स्ट बोल रहा है एन्यूमरेट 4 कॉन्सिक्वेंसेज रिजल्टिंग फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी ऑन द 25 1975। तो ये इसके बारे में बोल रहे हैं कि आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेज बताने हैं, तो किस तरीके से ये अफेक्ट करता है हमारे देश को। और देखा जाए तो इंदिरा गांधी जी ने 42 नंबर का जो अमेंडमेंट किया था ना, 42 नंबर का अमेंडमेंट, तो वो उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। तो इमरजेंसी के समय पे उन्होंने पूरा एक संविधान ही बना दिया था, बहुत छोटे लेवल का, जिसमें बहुत चेंजमेंट किए थे उन्होंने। ठीक है, तो जैसे क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें जो टेन्योर है लोकसभा का, तो वहाँ पे वो 6 ईयर्स कर दिया जाएगा। कोरम सिस्टम होगा कि भाई अगर पार्लियामेंट में एक भी बंदा आया ना, तो वहाँ पे तभी पार्लियामेंट की मीटिंग होगी। तो इस तरीके से उन्होंने ये सब किया था, बहुत सारी चीज़ें मतलब अमेंड कर दी थी इन्होंने, और एक मिनी संविधान जिसको बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बोलते हैं, वो उन्होंने बना दिया था यहाँ पे, है ना। इनको यहाँ पे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं थी, अपने हिसाब से काम करती थी। तो 42 अमेंडमेंट के बारे में यहाँ पे दे भी रखा है कि किस तरीके से यहाँ पे जो उनका टेन्योर है लेजिस्लेचर का, वो इंक्रीज हो जाता है 5 से 6 ईयर्स तक। ठीक है, और यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट जो है, इनको कोई भी चैलेंज नहीं मिलेगा। अगर इन्होंने कुछ भी कर दिया है तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो इस तरीके से चीज़ें जो इन्होंने अपने हिसाब से कर दी थी। यहाँ पे हमारे फंडामेंटल राइट जो है इनको अबॉलिश कर दिया गया था सिटीजन्स के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप डाल देना स्टूडेंट। और उसके बाद यहाँ पे ये सारी जो चीज़ें थी ये एंटी गवर्नमेंट थी। ठीक है, ऐसा नहीं है, और किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरीके की चीज़ें नहीं अपनाई जाती हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पे ऐसा किया था। न्यूज़पेपर वगैरह जो है इनको क्या है, बिना सेंसरशिप के पास नहीं होने देना है। पहले गवर्नमेंट को बताना है कि भाई तुम क्या छापने जा रहे हो, जब उनकी परमिशन मिल जाएगी तभी छाप सकते हो। तो ये सारी चीज़ें तो डेमोक्रेसी में नहीं चलता है। ठीक है, उसके बाद 22 क्वेश्चन हम देखेंगे, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इज द रीकॉलोनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड सब्सटेनिएट द स्टेटमेंट। तो यहाँ पे इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहा है कि किस तरीके से इसने अपनी रीकॉलोनाइजेशन बना रखी है। जैसे कुछ ही कंट्रीज के लिए एक तरीके से सीमित है, जैसे देखा जाए कि यूएसए जो पावर में है, यूरोपियन कंट्री जो पावर में है, तो ये बहुत अच्छी तरीके से इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को यूज़ करते हैं। ठीक है, वहाँ की जो पब्लिक है वो बहुत अच्छे से यूज़ करती है, लेकिन सारे वर्ल्ड के जो कंट्रीज़ हैं ना, वो इसको अच्छे तरीके से नहीं इम्प्लीमेंट कर पाए हैं अपने देशों के अंदर। और जो जैसे कुछ ही लेवल के जो लोग हैं ना, जो स्मॉल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन है, बस वही लोग इसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं। बाकी की जो आम जनता है वो तो अभी भी डिपेंड करती है जॉब के ऊपर, है ना, सोशल वेलफेयर उनका होना चाहिए सरकार के द्वारा, तो इसी पर निर्भर है बाकी की जनता जो है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे देखा जाए तो जो सेफ्टी सोशल सेफ्टी नेट्स जिसको बोलते हैं ना, जो गरीब लोगों के लिए काम करवाती है सरकार, तो उसी को बोलते हैं सोशल सेफ्टी नेट्स। तो ये भी पूरी तरीके से यहाँ पे हर कंट्री में नहीं लागू हो पा रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक कॉलोनाइजेशन के रूप में ही काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आप आंसर देख लेना पूरा का पूरा। यहाँ पे 23rd क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट वर द रीजन फॉर द राइज ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया।
तो यहाँ पे बोल रहा है कि किस तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जो वायलेंस होने लग जाता है, पॉलिटिकल वायलेंस, तो उसका कारण क्या है। तो उसका कारण है यहाँ पे माइग्रेशन। माइग्रेशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। तो वहाँ पे क्या है, नॉर्थ ईस्ट में माइग्रेशन होने की वजह से क्या है, लोग जो है वहाँ के रिसोर्सेज को कंज्यूम करते हैं और उसकी वजह से वहाँ पे स्केर्सिटी आ जाती है। ठीक है, तो इनक्रोचर्स का मतलब है अतिक्रमण कर देना। तो किस तरीके से उनके जो रिसोर्सेज है उसके ऊपर वो कब्जा कर लेते हैं और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की कमी हो जाती है। तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे मेन कारण है कि जैसे बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ये जो अड़ोस पड़ोस की जो कंट्रीज हैं तो वहाँ पे माइग्रेट कर जाते हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो है टेंशंस क्रिएट होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका और में क्या बोल रहा है, सजेस्ट 2 मेजर्स दैट यू कंसिडर हाईली इफेक्टिव इन रीइंफोर्सिंग इंडियाज नेशनल इंटीग्रिटी एंड यूनिटी। तो हमारे भारत की, हमारे जो इंडिया की नेशनल इंटीग्रिटी या यूनिटी जो है इसको क्या रीइंफोर्स करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि एक तो है हमारा रीजनल एस्पिरेशन। तो जैसे कि हमारे भारत में इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ हैं हर फील्ड में, है ना, आप चाहे लैंग्वेज के बेस पे ले लो, चाहे कल्चर के बेस पे ले लो, तो इतने बड़े भारत की डाइवर्सिटी को लेके चलना कोई आसान नहीं है। तो इसी वजह से यहाँ पे वैल्यू करते हैं हमारे जो लीडर्स हैं, हमारी जो सरकार है रीजनल एस्पिरेशन की। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि भाई ये सारी चीज़ों को एक साथ मेंटेन करके चलते हैं। दूसरा है नेगोशिएशन। हमारे भारत में ऐसा नहीं है कि अगर कोई अपने राइट्स के लिए डिमांड उठा रहा है तो उसको सप्रेस कर दिया जाए, उसकी बात सुनी जाती है और उसको तसल्ली से समझाया जाता है। अगर चीज़ें जो पॉसिबल है हो भी पाती हैं और उनको जो है कुछ ना कुछ नेगोशिएशन करके, कोई ना कोई समझौता करके उनको भी मतलब वो भी खुश रहते हैं और गवर्नमेंट को भी कोई बर्डन नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें जो हैं ये रखी जाती हैं मेंटेन। तो यहाँ पे 1980s में जैसे देखा गया था कि पंजाब में, कश्मीर में और आसाम में बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी इसी वजह से। तो यहाँ पे किस तरीके से हमारी सरकार ने इन सारी मैटर्स को जो है सॉल्व किया था। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन डी। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक पैसेज दे रखा है। तो ये पैसेज जो है इसमें मुस्लिम माइनॉरिटी के बारे में दे रखा है। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस देखेंगे हम, इसको आप पूरा पढ़ लेना स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, द स्पीकर ऑफ द गिवन पैसेज वाज डैश। तो ये जो पैसेज है इसको बोलने वाले कौन हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने ही जो है मुस्लिम माइनॉरिटी के बारे में बात की थी और उनको इक्वल राइट्स दिए थे हर चीज़ में। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई जवाहरलाल नेहरू वांटेड टू डील विद द मुस्लिम माइनॉरिटी इन अ सिविलाइज्ड वे। तो किस तरीके से जवाहरलाल नेहरू ने मुस्लिम माइनॉरिटी को बहुत ही सिविलाइज्ड वे से हैंडल किया था। तो उसका कारण था कि बिकॉज मुस्लिम माइनॉरिटी वर इन लार्ज नंबर इन इंडिया, क्योंकि हमारे भारत में मुस्लिम भी बहुत ज़्यादा संख्या में है। दूसरा है बिकॉज इट इज़ देयर राइट टू गो एनीवेयर, दैट इज़ टू गो पाकिस्तान और स्टे इन इंडिया। तो उनको ये छूट दे दी गई थी कि आइदर तुम या तो पाकिस्तान में रह सकते हो या फिर इंडिया में रह सकते हो, जिसमें भी तुम्हें रहना अच्छा लगता है वहाँ रह सकते हो। और थर्ड अगर हम यहाँ पे देखें तो बिकॉज इन द डेमोक्रेटिक सेटअप, क्योंकि हमारा जो कंट्री है वो डेमोक्रेसी को फॉलो करता है, तो उसके हिसाब से एवरीवन शुड बी गिवन इन अ इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो सबके लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो इक्वल होनी चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, क्योंकि हम सेकुलरिज्म को फॉलो करते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए इन सारी चीज़ों को जो है हम करेक्ट कर देंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, वाई दिस माइनॉरिटी शुड बी गिवन द सिक्योरिटी एंड राइट ऑन द सेम फुटिंग एज टू अदर इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो किस तरीके से जो माइनॉरिटीज है उनको राइट्स वगैरह जो है प्रॉपर दिए गए हैं, बिल्कुल इक्वल दिए गए हैं हमारे डेमोक्रेसी के हिसाब से। तो इसमें आंसर हो जाएगा बिकॉज इंडियन डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, ये हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स के अंडर में भी आता है। सोशलिज्म, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, ठीक है, विच एंश्योर्स इक्वल राइट्स एंड सिक्योरिटी। तो ये सारे जितने भी लोग हमारे देश में रहते हैं, जितने भी सिटीजन हमारे देश में रहते हैं, उन सब के लिए इक्वालिटी यहाँ पे है। फोर्थ वाला देख लेते हैं, इन दिस वे माइनॉरिटी वॉज नॉट प्रोवाइडेड सिक्योरिटी एंड राइट्स, व्हाट काइंड ऑफ सिनेरियो इज एनविसेज्ड। तो अगर माइनॉरिटी को प्रोवाइड नहीं की जा रहे हैं राइट्स वगैरह, तो क्या सिनेरियो बनेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इट विल गो अगेंस्ट द सेकुलर प्रिंसिपल ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया जो है वो सेकुलर प्रिंसिपल को मानता है, तो वो उसके अगेंस्ट जा सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, कि अगर हम जो है वो एक रिलीजियस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और दूसरे को नहीं दे रहे हैं, तो ये यहाँ पे क्या है, वो अगेंस्ट जा सकते हैं सेकुलरिज्म के। उसका सेकंड है, इट मे बी लीड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट 25th क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे ये एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है और 1977 के समय पे लोकसभा इलेक्शंस का जो रिजल्ट निकले थे, तो वहाँ पे उससे रिलेटेड जो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है एबीसी। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, द स्टेट वेयर इंडिया नेशनल कांग्रेस INC वॉज इन मेजोरिटी। तो कौन से स्टेट में जो INC है वो मेजोरिटी में रही थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश।
ओके, यहाँ पे आंसर ए। उसके बाद सेकंड है द स्टेट वेयर जनता पार्टी वॉज इन मेजोरिटी। तो जनता पार्टी जो है ये कौन से स्टेट में मेजोरिटी में रही थी? ये रही थी गुजरात में, आंसर सी। उसके बाद द स्टेट वेयर द अदर पार्टीज वर इन मेजोरिटी। जो अदर पार्टीज थी वो कौन से स्टेट में मेजोरिटी में रही थी? ये थी अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद लास्ट वाला है द स्टेट वेयर लेफ्ट पार्टीज वर इन मेजोरिटी। तो लेफ्ट पार्टी जो है ये कौन से स्टेट में मेजोरिटी में रही थी? तो ये रही थी वेस्ट बंगाल, आंसर डी। ठीक है, तो आप इसको अरेंज कर लेना, उसके बाद इसको फिल कर देना। नेक्स्ट है यहाँ पे हम एक कार्टून बेस्ड पिक्चर देखेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो फर्स्ट बोल रहा है इन विच ईयर एंड वेयर द अर्थ समिट वॉज हेल्ड। तो कौन से ईयर में अर्थ समिट हुआ था और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था 1992 में रियो डी जनेरियो में, जो कि ब्राज़ील में है। और ये ब्राज़ील कौन से कॉन्टिनेंट का कंट्री है? ये है साउथ अमेरिका। ठीक है, सबसे बड़ा कंट्री है वहाँ का ये। तो यहाँ पे जो है ये समिट हुआ था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज बीइंग शोन इन दिस अबाउ पिक्चर। तो इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे पूरा जंगल दिख रहा है। तो ब्राज़ील में जो है सबसे घने जंगल पाए जाते हैं, अमेज़न जिसको बोलते हैं, अमेज़न के जंगल। और ये क्या है? हमारे पूरे वर्ल्ड के लंग्स ऑफ वर्ल्ड कहलाते हैं, मतलब हमारे पूरे वर्ल्ड के लंग्स हैं वो एक तरीके से। ठीक है, यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। और ये जो फॉरेस्ट होते हैं बहुत ही लो ऑक्सीजन में जो है बहुत अच्छे से डेवलप हो जाते हैं। और ये मोस्टली जो है कोस्टल एरिया के आसपास पाए जाते हैं। उसके बाद थर्ड वाला हम देखेंगे कि डिस्कस द एनवायरमेंटल कंसर्न इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो ग्लोबल पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो जैसे पूरे वर्ल्ड के लिए सबसे बड़े इश्यूज क्या है? तो ये है कि आपको एटमॉस्फेयर को सेव करना है, ओशियन फ्लोर को सेव करना है, आउटर स्पेस एंड अंटार्कटिक, ये कॉमन है सबके लिए। सेक्शन ई में मूव करेंगे। 27वां क्वेश्चन बोल रहा है हाईलाइट द डेवलपमेंट इन इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में आपको हाईलाइट्स बताने हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारी पॉलिसी थी नो फर्स्ट यूज़, हम पहले से इसको यूज़ नहीं करेंगे, यानी पहले से हम न्यूक्लियर को नहीं चलाएंगे। ठीक है, उसके बाद जब चाइना ने अपनी पावर दिखानी शुरू की थी, न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह करने शुरू कर दिए थे, तो हमें भी लगा कि भाई ये चीज़ जो है हमारे लिए भी इंपॉर्टेंस रखती है, तो हमने भी इस पर काम करना शुरू करा। सबसे पहला जो हमारा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था वो 1974 में हुआ था, पोखरण में ही। ठीक है, तो ये एक पीसफुल पर्पज से हमने इसको यूज किया था, ऐसे नहीं यूज किया था कि हम किसी पर अटैक करेंगे, क्योंकि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने तो यूज कर लिया है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज के लिए यहाँ पे पार्शलिटी की जा रही थी, तो इसलिए हम लोगों ने इसको साइन नहीं किया था। 1998 में हमने एक सीरीज पूरी जो है न्यूक्लियर की टेस्ट की थी यहाँ पे, तो हमारी जो कैपेसिटी है वो पूरे वर्ल्ड को भी पता लगी थी कि हाँ, लेकिन हमारा यहाँ पे ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था कि हम इसको पहले से मतलब यूज करेंगे या किसी भी कंट्री को थ्रेट देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो ये यहाँ पे पूरा इसका आंसर दे रखा है स्टूडेंट्स, आप इसको पढ़ लेना। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो बोला है कि नो फर्स्ट यूज को थोड़ा सा इसको रिव्यू किया था, और उन्होंने बोला था कि भाई हम इंडियाज रीजनल एंड सिक्योरिटी के लिए इसको यूज करेंगे। और यहाँ पे जो है ये किसके अंडर में आता है न्यूक्लियर टेस्ट का? ये आता है NSG के अंडर में, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पे जो है हम CTBT और NPT हमने साइन की नहीं थी, तो यहाँ पे आप ये डाल सकते हो बिल्कुल। और में देख लेते हैं एलॉबरेट अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ सक्सेसिव गवर्नमेंट फॉर्म्ड आफ्टर द 1989 इलेक्शंस। तो 1989 इलेक्शंस के बाद जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से यहाँ पे चेंज होती है, देखा जाए तो यहाँ पे कांग्रेस का डोमिनेशन जो है खत्म हो जाता है, और बाकी की जो पार्टियां हैं जैसे रीजनल पार्टीज हैं और जनता पार्टी है और भी पार्टियां जो है यहाँ पे आ जाती हैं फॉर्म में, उनको भी चांस मिलने लग जाता है गवर्नमेंट में अपनी सरकार बनाने का। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें 1989 के बाद देखने को मिली हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई किस तरीके से जो राजीव गांधी हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और उसके बाद क्या होता है यहाँ पे 1989 में जो VP सिंह है इनके साथ जो है नेशनल फ्रंट की पार्टी बनती है अलायंस करके, जो किससे अलायंस करते हैं? लेफ्ट फ्रंट से एंड BJP से। उसके बाद यहाँ पे जो चंद्रशेखर है ये कांग्रेस के साथ अलायंस करते हैं, लेकिन बाद में कांग्रेस जो है वो अपना सपोर्ट छीन लेती है इनसे, तो ये भी कुछ ही समय के लिए जो है वो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। उसके 1991 में जो है ये राजीव गांधी की डेथ हो जाती है। ठीक है, जो LTTE के ग्रुप जो रहते हैं लोग, वो लोग इनको उड़ा देते हैं बॉम्ब से, और नरसिम्हा राव आते हैं पावर में। ओके, तो नरसिम्हा राव जो है ये गवर्नमेंट बनाते हैं, और ये भी किसके सपोर्ट में रहती है? AIADMK, जिसको बोलते हैं ऑल इंडिया अन्ना द्राविड़ा मुनेत्रा कड़गम। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा फुल फॉर्म याद कर लेना, थोड़ा डिफिकल्ट है ये। उसके बाद यहाँ पे 1996 में हम देखेंगे कि किस तरीके से BJP जो है वो सिर्फ 13 दिन के लिए आती है अटल बिहारी वाजपेयी के समय पे। ठीक है, तो यहाँ पे रीजनल पार्टी जो है ये इनको थोड़ा सपोर्ट करती हैं उस समय पे।
और फिर आते हैं दोबारा से कांग्रेस के ही आ जाते हैं, एच.डी. देवगौड़ा आ जाते हैं यहाँ पे, और उसके बाद फिर ये भी कुछ समय के लिए रहते हैं, ओनली 11 मंथ्स के लिए रहते हैं, फिर आई के गुजराल बन जाते हैं, ये भी 1 साल के लिए रहते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, इनस्टेबिलिटी है गवर्नमेंट के अंदर, है ना, कोई भी जो 5 साल का टेन्योर कंप्लीट ही नहीं कर पा रहा है। उसके बाद फिर क्या होता है, 1998 के इलेक्शंस में बीजेपी आती है 13 महीनों के लिए बस, अटल बिहारी वाजपेयी के अंडर में ही, लेकिन फिर से सरकार जो है गिर जाती है। उसके बाद फिर आते हैं 1999 में, यहाँ पे फाइनली जो बीजेपी है ना वो अपने फॉर्म में आती है और 5 साल का जो समय है उसको कंप्लीट करती है, यानी 1999 से लेके 2004 तक इसका टाइम पीरियड रहता है। तो आप बोल सकते हो कि अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जो 13 महीनों के लिए और 5 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर भी रही है। 28 क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डज आसियान स्टैंड फॉर एंड व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आसियान। तो ये क्या है, जैसे ईयू ग्रुप है ना, ऐसे ही आसियान भी एक ग्रुप है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका फुल फॉर्म है ये, ठीक है ना। तो ये किस तरीके से स्टैंड करता है और इसके क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो ये स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल आंसर है इसका। तो ये कई बार रिपीटेशन में भी आया है सैम्पल पेपर में, तो आपको विशेष ध्यान देना है इस चीज पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से स्टार्टिंग में जो 5 देश होते हैं ना, जैसे इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, फिलीपींस एंड सिंगापुर एंड थाईलैंड, ये 5 जो देश हैं ये मिलके जो एक ग्रुप बनाते हैं जिसको आसियान बोला जाता है। तो वर्ल्ड में किस तरीके से इनकी इकोनॉमी भी बहुत आगे बढ़ जाती है और पॉलिटिकली भी ये बहुत अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, और ये FTA करते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं ये सारे कंट्रीज एक दूसरे के साथ। और इनकी जो इनका आसियान वे होता है ना, जहाँ पे ये बोलते हैं कि भाई किसी के भी मैटर्स में हस्तक्षेप नहीं करना है, बस सीधा क्या है, हमें एक दूसरे को इकोनॉमिकली बूस्ट करना है, ट्रेड करनी है अच्छे खासी, ताकि हम जो है अपने आप को स्टैंड कर पाएँ इस पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये ARF को साइन करते हैं, आसियान रीजनल फोरम बोलते हैं इसको। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये काफ़ी आगे तक जाता है, अपने सिक्योरिटी के लिए, अपने फॉरेन पॉलिसी के लिए जाना जाता है, और ये अपना विजन भी बनाता है 2020 तक हम जो है टारगेट को कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये अपनी इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाते हैं और बहुत अच्छा खासा इनका कॉमन मार्केट जो है अच्छा फलता फूलता है, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द शॉक थेरेपी ऑफ USSR विद द ओपन डोर पॉलिसी ऑफ चाइना। तो देखो ये USSR एंड चाइना दोनों ही जो कंट्रीज हैं ये क्या है, ये दोनों ही कम्युनिस्ट को फॉलो करते हैं, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। तो आपको इनका कंपैरिजन बताना है कि किस तरीके से कहाँ पे तो एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, लेकिन कहाँ पे एक दूसरे की जो आइडियोलॉजी है थोड़ी अगेंस्ट भी है, ठीक है। तो इसी के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। तो जैसे कि USSR ने अपने आप को जो है कैसे प्रॉब्लम में डाल दिया था, अपनी जो आइडियोलॉजी है उसको एकदम से स्विच कर दिया, अपनी इकोनॉमी को स्विच करके, तो यहाँ पे शॉक थेरेपी आ जाती है। वैसा चाइना नहीं करता है। चाइना जब स्विच करता है ना तो चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करता है। पहले वो एग्रीकल्चर में प्राइवेटाइजेशन करके देखता है, अगर वो सक्सेस हो रहा है तो फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन में करता है। तो अपने जो पार्ट्स है ना वो धीरे धीरे करके खोलता है। तो यहाँ पे ये इसका बहुत अच्छा काम होता है चाइना का। लेकिन जो USSR है ना वो ऐसा नहीं करता, वो जल्दबाजी में ये सारे स्टेप उठाता है और सारा काम जो इसका यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है, बहुत इसका एक तरीके से डिसइंटीग्रेशन हो जाता है और सारा इसका मार्केट जो है वो खत्म हो जाता है। पूरी जो इसकी कंपनियां होती हैं कौड़े के भाव बिक जाती हैं, एक गराज सेल वहां पे लगती है। चाइना ने ऐसी चीज फेस नहीं की थी, चाइना ने बहुत अच्छे से अपने कंट्री को संभाला। उसने देखो उसने पब्लिक को तो अपने कंट्रोल में रखा है, मतलब एक तरीके से पब्लिक के लिए तो वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को ही फॉलो करता है आज भी, लेकिन इकोनॉमी को उसने कैपिटलिस्ट कर रखा है ना। इकोनॉमी के लिए उसने ओपन डोर पॉलिसी अपनाई है ना, उसने चीज़ों को क्या किया, एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज किया, फिर इंडस्ट्री को प्राइवेटाइज किया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बहुत इंप्रूव किया और मिलिट्री को बहुत इंप्रूव किया, पॉलिटिकली अपने आप को बहुत इंप्रूव किया। तो ये सारी जो चीज़ें इसने की है ना ये बहुत अच्छी तरीके से की हैं। इसलिए जो चाइना है यही यहाँ पे इसका जो कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट हमें देखने को मिलता है। तो ऐसा ही काम जो है USSR भी करता है, तो ऐसा हाल नहीं होता उसका। ओके, उसके बाद 29th क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पे बोल रहा है फ्रॉम 1989 to 2004 there have been 9 coalition government in India. Analysis the rise and fall of any 2 such coalition government. तो यहाँ पे 1989 से लेके 2004 तक किस तरीके से कोलिशन गवर्नमेंट का टाइम चलता है और कोई भी ऐसे 2 कोलिशन गवर्नमेंट आपको बताना है जहाँ पे राइज एंड फॉल देखने को मिला है।
ठीक है। तो इसके आंसर में आप सीधा डाल दोगे। देखो अभी जो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से नेशनल फ्रंट आती है ना, वीपी सिंह के अंडर में आती है। यूनाइटेड फ्रंट जो है इसका टाइम भी है 96 से लेके 97 के बीच में ये आती है। उसका नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए जो आज की डेट में बीजेपी के साथ मर्ज है, और ये पहले भी बीजेपी के साथ थी, ठीक है। तो ये बीजेपी के साथ कब तक रही है, 1997 में रही है, 98 में रही है, 1999 में रही है, और अभी जो कौन सा दौर चल रहा है, एनडीए 4 का दौर चल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जिसको यूपीए बोलते हैं, पहले ये बीजेपी के साथ मर्ज हुई, फिर वहां पे बात नहीं बन पाई तो ये कांग्रेस के साथ मर्ज हो जाती है, तो इसको बोला गया था यूपीए 1 और यूपीए 2, है ना, तो जब कांग्रेस आई थी। उसके बाद यहाँ पे क्या, यूनाइटेड फ्रंट जो मैंने अभी आपको बताया ही था। तो ये जो गवर्नमेंट्स है ना, ये किस तरीके से 1989 से लेके 2004 तक जो इनस्टेबिलिटी चलती है ना हमारे सरकार के अंदर, कितनी सारी जो अलग अलग तरीके की जो कोलिशन गवर्नमेंट्स आती रहती हैं, तो उन्हीं के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। तो ये सब डाल देना स्टूडेंट्स आप। ये एक्चुअली मैं इतना सब कुछ आपको इसलिए नहीं समझा रही हूँ क्योंकि जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, तो आप जस्ट इसको देखिए, सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। यहाँ पे है 2004 के बाद जो है एक स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है, 2004 से लेके 2009 तक कांग्रेस रहती है, फिर 2009 से लेके 2014 तक कांग्रेस रहती है, और फिर 2014 से लेके टिल नाउ अभी तक बीजेपी है। तो ऐसी दो गवर्नमेंट हमने बता दी हैं, वो है कांग्रेस एंड बीजेपी, जहां पे राइज एंड फॉल हमें देखने को मिला है। ओके उसके बाद और में यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 2 पार्टी सिस्टम इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम, ठीक है। इंडिया ऑन द अदर हैंड हैज अ मल्टी पार्टी सिस्टम, असेस द एडवांटेज ऑफ द मल्टी पार्टी सिस्टम इन इंडिया। हमारी नेशनल पार्टीज कितनी हैं, एक्चुअली आज की डेट में 8 नेशनल पार्टीज हैं, ठीक है। तो हमारा जो भारत है वो मल्टी पार्टी सिस्टम को फॉलो करता है। 2 पार्टी सिस्टम बढ़िया है, डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए बेस्ट है, लेकिन जो मल्टी पार्टी सिस्टम है जिसको हमारा इंडिया फॉलो करता है, उसके क्या एडवांटेजेस है वो आपको बताने हैं, ठीक है। तो जैसे कि 2 पार्टी सिस्टम जो है कौन से कंट्री यूज करते हैं, एक आपका यूएस हो गया। तो यूएस में क्या है, 2 पार्टी सिस्टम है, एक आपकी डेमोक्रेटिक पार्टी है और एक आपकी रिपब्लिकन पार्टी है। दूसरा क्या है, यूके है, यूके में भी 2 पार्टी हैं, कंजर्वेटिव पार्टी है और लेबर पार्टी है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही पार्टियों का टाइम चलता है, ठीक है। लेकिन हमारे भारत में क्या है, मतलब 8 तरीके की गवर्नमेंट्स हैं, और उसमें भी वो फिर कॉलिजन गवर्नमेंट भी करते रहते हैं, बनाते रहते हैं, रीजनल पार्टी के साथ मर्ज हो जाते हैं इस तरीके से। तो जैसे अभी बीजेपी को हटाने के लिए कितनी सारी पार्टी जो है मर्ज होने को तैयार है। तो इस तरीके से जो इसके फायदे हैं ना वो आपको बताने हैं। तो पहला फायदा क्या है, नो प्लेस फॉर द डिक्टेटरशिप। तो कोई भी डिक्टेटरशिप वाला सीन नहीं रहता कि हम पे कोई एक पार्टी जो है राज करेगी, तो ऐसे नहीं रहता है। तो ये थोड़ा हमारे लिए क्या है, एक प्लस पॉइंट है कि कोई भी अपनी तानाशाही नहीं जमा सकता है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट है मल्टी चॉइस ऑफ द वोट्स। तो क्या है, हमारे पास ना मल्टीपल चॉइस होती हैं कि अगर ये पार्टी अच्छा काम नहीं कर रही तो दूसरी को वोट दे दो, वो नहीं कर रही तो तीसरी को वोट दे दो। इस तरीके से हमारे पास क्या ऑप्शंस रहते हैं, ओके। उसके बाद क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ द स्टेबल गवर्नमेंट। यहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। उसके बाद क्या, पासिंग ऑफ बिल्स। बिल्स जब पास होते हैं तो हर चीज़ों को ध्यान में रख के बिल्स को पास किया जाता है कि किसी को कोई हार्म ना हो। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 2 कैंप्स डिवीजन हो जाता है। तो ये सारे जो हैं आपको इसके एडवांटेजेस बताने हैं मल्टी पार्टी सिस्टम के, जिसको कौन फॉलो करता है, इंडिया फॉलो करता है, ओके। तो आप ये देख लेना स्टूडेंट। 30th क्वेश्चन देखेंगे, सजेस्ट एनी 6 स्टेप्स सिंस 2005 टू मेक द यूनाइटेड नेशन मोर रिलेवेंट इन द चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट। तो 2005 के बाद इसने अपने आप को क्या क्या चीज़ों में चेंज किया है। तो पहला है, इसने पीस बिल्डिंग कमीशन बनाया है। उसके बाद इसने एक्सेप्टेंस दी है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी इन द केस ऑफ फेलियर्स ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट। यहाँ पे जब कोई नेशनल गवर्नमेंट जो है अपने सिटीजन्स का ध्यान नहीं रख पाती है, उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है एट्रोसिटीज से, है ना, जहाँ पे जो भी दंगे फसाद वगैरह होते हैं, जैसे अगर हम देखें तो जैसे सीरिया जैसे कंट्रीज हैं, वहाँ पे इतना ज़्यादा जो है पब्लिक मरती है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है। अफगानिस्तान है, अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले की बात है, तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वही भाग गए थे यहाँ से, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जब गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स का ध्यान नहीं रख पाती है तो उस समय पर जो है यूएन काम आता है। तो ये इसने यहाँ पे अपना जो फंक्शन है वो बढ़ाया है। उसके बाद यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखा है, ह्यूमन राइट्स काउंसिल इसने बनाया है कि लोगों को जो मानव अधिकार हैं प्रॉपर मिलने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे डेवलपमेंट गोल्स इसने बढ़ाए हैं, एग्रीमेंट साइन किए हैं। उसके बाद यहाँ पे टेररिज्म जो है इसको अबॉलिश करने के लिए कुछ फॉर्म्स वगैरह ये लेकर आया है। उसके बाद क्या है, ट्रस्टीशिप काउंसिल को बंद करवा दिया गया है, ठीक है ना, क्योंकि उसका कोई इतना रोल था नहीं, उतना काम तो यूएन ही कर रहा है। तो उसके बाद हम यहाँ और में देखेंगे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ट्रेस द इवैल्यूएशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिंस इट्स एस्टैब्लिशमेंट इन 1945, हाउ डज इट्स फंक्शन विद द हेल्प ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड एजेंसीज। तो 1945 के बाद यूएन ने अपने स्ट्रक्चर को कैसे बनाया है, अपनी क्या क्या एजेंसियां उसने खोली हैं, तो इसके बारे में आपको बताना है, इसकी इवैल्यूएशन,
ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन जो है ये 1945 से ही स्टार्ट हो गया था। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो उसके बाद ये फॉर्म में आ जाता है। इससे पहले लीग ऑफ नेशन काम करता था, ठीक है। तो जब ये बना था पहली बार, ये चार्टर जब बना था तो 51 कंट्रीज ने इसमें साइन किया था, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे बोला गया कि भाई जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको हटाने के लिए एक मेन बॉडी होनी चाहिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे जो है डिस्प्यूट्स वगैरह जो है उनको सुलझाया जा सके, ओके। उसके बाद यहाँ पे रिड्यूस किया जा सके कॉन्फ्लिक्ट्स जिसके साथ हो रहे हैं, और यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो सके ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। और यहाँ पे जो यूएन के स्ट्रक्चर्स एंड एजेंसीज है ना, तो इसमें आप ये एग्जांपल्स के तौर पर डाल सकते हो, जैसे WHO है ना, इसकी एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड जिसको यूनिसेफ बोलते हैं, उसके बाद यूनेस्को जिसको बोलते हैं, ये WTO भी डाल सकते हो, IMF भी डाल सकते हो, वर्ल्ड बैंक भी डाल सकते हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स वगैरह जो उसकी एजेंसी है वो भी डाल सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो है आपका ये सैम्पल पेपर 2 भी कंप्लीट होता है। तो ये हमारा जो पॉलिटिकल का पूरा जो सीरीज चल रहा था 1 से लेके 10 सैम्पल पेपर का, ये कंप्लीट हो चुका है। इसकी जो प्लेलिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप अपने पॉलिटिकल की बहुत अच्छी से तैयारी कर सकते हो स्टूडेंट्स। तो इसके बाद हम अरिहंत के हिस्ट्री के सैम्पल पेपर की वीडियो सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो आपको वहाँ पे सारे सैम्पल पेपर्स जो हैं वो भी अच्छे से देखने हैं। 10 सैम्पल पेपर मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी। 10 हमारे पॉलिटिकल साइंस के हो जाएंगे, और ऐसे ही 10 मैं आपको ज्योग्राफी के करवा दूंगी, और इकोनॉमिक्स के भी अगर पॉसिबल हो पाया एग्जाम्स तक, ठीक है। तो आप जो है प्रैक्टिस में लगे रहिए स्टूडेंट्स। यहाँ से देखिए आपको ना ऐसे कोई वो नहीं है कि भाई यही क्वेश्चंस ऐसे आने हैं, पर आपको यहाँ से एक आइडिया लग जाएगा कि हमें आंसर राइटिंग किस तरीके से करनी है। अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए तो उसको फ्रेम कैसे करना है, दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट वही चीज़ है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इन्हीं सैम्पल पेपर से कुछ आने वाला है या यही पढ़ के चले जाओ सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए है। तो बाकी के मैंने टेलीग्राम पे इकोनॉमिक्स के ओसवाल के पेपर डाले हैं, आपके ज्योग्राफी के डाले हैं, और पॉलिटिकल साइंस के सैम्पल पेपर डाल दिए हैं। पूरे PDF के फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हो और पूरे क्वेश्चन पेपर जो है वो पढ़ सकते हो विद आंसर्स, ठीक है। मैं शॉर्ट नोट्स भी डाल रही हूँ, तो आप शॉर्ट नोट्स भी एक बार पढ़ लेना, जहाँ पे थोड़ा बहुत आपको डाउट होगा तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हिस्ट्री की सीरीज के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।